नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। 140 वकीलों के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी की। बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा केंद्र सरकार को, क्यों आई केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने, और बुलेटिन के आखिर में बात देश के कमजोर होते लोकतंत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने दिया इस्तीफा। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को नाना पटोले ने सौंपा इस्तीफा। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं नाना पटोले। असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। चुनाव के बाद महागठबंधन के सत्ता तक पहुंचने पर सभी दलों से चर्चा के बाद तय किया जाएगा मुख्यमंत्री का नाम। 1 साल बाद 20 फरवरी को होगी नीति आयोग की बैठक। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और श्रम सुधारों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। इंग्लैंड के साथ भारत का पहला टेस्ट कल। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली की अगुवाई में खेलेगी टीम इंडिया। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 358 अंकों की बढ़त के साथ 50,614 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 105 अंकों की बढ़त के साथ 14,895 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन की चर्चा अब देश से लेकर विदेश तक हो रही है। कहीं अन्नदाताओं के समर्थन में आवाज उठ रही है तो कहीं इस मुद्दे पर बात करके हल निकालने की सलाह दी जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस भी अपने बिछाए कील कांटों की रणनीति बदलने में जुट गई है। तो आखिर क्या रहा अन्नदाताओं के आंदोलन में आज पूरे दिन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 71 दिन हो चुके हैं। संसद से लेकर सड़क पर कृषि कानून के खिलाफ सरकार की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी दावा किया जा रहा है कि उनका बिल किसानों के हक में है। आज भी राज्यसभा में सरकार की ओर से बिल के समर्थन में ही दलीलें दी गईं। दूसरी ओर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसानों से मिलने से पहले ही रोक दिया। सांसदों का तर्क था कि वो सिर्फ किसानों से मिलने आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये मुलाकात नहीं होने दी। वहीं पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी। सड़क पर कीलें भी लगा दी थी। इसे लेकर सरकार से सवाल पूछे गए थे, जब किसान दिल्ली में जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर इस तरह की तैयारी क्यों? इसके बाद अब सड़क पर लगाई गई कीलों को हटा लिया गया है। कीलों को हटाने के फोटो और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पुलिस की ओर से सफाई दी जा रही है कि कीलों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाया जाएगा। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर बैठक की, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में 6 फरवरी को आंदोलन नहीं होगा। केवल 3 घंटे तक जाम रहेगा, और जाम भी दिल्ली में नहीं बल्कि बाहर पूरे देश में जाम लगाया जाएगा। दिल्ली में हमें किसी तरह का जाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सरकार ने खुद किलेबंदी करके जगह जगह जाम लगा दिया है, इसीलिए हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। अन्नदाताओं के आंदोलन के बाद से सरकार दबाव में है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने दिल्ली के उन बॉर्डरों पर इंटरनेट सेवा बंद करा दी जहां आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। इसे लेकर 140 वकीलों ने भी सीजेआई ऐसे बोबड़े को पत्र लिखा है। तो क्या लिखा है वकीलों ने अपने पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डरों पर अन्नदाताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, साथ ही तेज होती जा रही है सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज। वैसे नारे तो अभी भी कृषि कानून को रद्द करने के ही अधिक गूंज रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ बनता माहौल यहां साफ साफ महसूस किया जा सकता है। अन्नदाताओं की रणनीति सरकार को चौंका रही है और इसे रोकने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि उन सभी बॉर्डरों पर इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है जहां किसान धरने पर बैठे हैं। इंटरनेट बंद होने से किसानों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन उनके आंदोलन पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। इस मामले में अब 140 वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को सुझाव दिया है
कि सुप्रीम कोर्ट को गृह मंत्रालय को आदेश देना चाहिए कि वो प्रदर्शन स्थलों और आसपास के इलाकों में इंटरनेट को शुरू करवाएं। इसके साथ गणतंत्र दिवस मामले की जांच के लिए आयोग भी बनाया जाना चाहिए। वकीलों ने अपने पत्र में कहा है कि किसानों और उनके प्रदर्शन के बारे में गलत प्रचार करने वाले पत्रकारों और चैनलों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 140 वकीलों ने ये पत्र चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को लिखा है। देश में किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। लेकिन अब 140 वकीलों का ये पत्र क्या परिवर्तन ला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। वकील केंद्र सरकार के इंटरनेट बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केंद्र की नीति का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर तो सरकार को घेरा ही है, साथ ही 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। तो बजट को लेकर क्या है राहुल की राय, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार अपनी रणनीतियों के चलते घिरी रहती है। विपक्ष आए दिन आवाज उठाता रहता है, कभी स्वास्थ्य मुसीबत के चलते चरमराई अर्थव्यवस्था को लेकर, तो कभी अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2021 पर भी केंद्र सरकार घिर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस साल पेश किए गए बजट 2021 को क्रोनी केंद्रित और छोटे उद्योगों को धोखा देने वाला कहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के क्रोनी केंद्रित बजट का मतलब है मुश्किल दौर से गुजर रहे MSME के लिए ना तो कम ब्याज पर कोई कर्ज की व्यवस्था और ना ही GST में कोई राहत। ये भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर के साथ विश्वासघात है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया, लेकिन मोदी सरकार जहां बजट को अच्छा बताने में तुली है, तो विपक्ष ने बजट को लेकर निराशा जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के आम बजट पर कहा कि सरकार ने ये बजट महज 1% आबादी के लिए बनाया है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अब सरकार अपनी ओर से बजट को अच्छा बताने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कही गई इस बात पर अब सरकार क्या सफाई पेश करेगी, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। राहुल का इशारा साफ है, सरकार को न देश की चिंता है और न देशवासियों की चिंता है, तो सिर्फ दिल्ली में नियंत्रण मजबूत करने की। यही शिकायत आप सरकार की भी है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली में LG के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या फैसला लिया है मोदी सरकार ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में एक बार फिर ठन गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के मुताबिक अब विधायी प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाने होंगे। दिल्ली सरकार अचानक से कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। केंद्र के फैसले के बाद से दिल्ली की राजनीति में अचानक गर्मी आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। 3 बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार चुकी बीजेपी अब पिछले दरवाजे से दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के बाद जिस तरह से दिल्ली प्रशासन की मांगों को केजरीवाल सरकार द्वारा नजरअंदाज किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने LG के अधिकार बढ़ाने का फैसला किया है। कल ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो DTC की उन सभी 560 बसों को वापस कर दें जो किसान आंदोलन के नाम पर ली गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने DTC की 360 बसों को वापस भी कर दिया है। बीजेपी हर जगह अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में LG के अधिकार बढ़ाकर दबदबा बनाने की कोशिश हो रही है, तो बिहार में अधिक से अधिक लोगों को मंत्री बनाने का दबाव बीजेपी CM नीतीश कुमार पर बना रही है। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आते नहीं दिख रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और JDU ने हम साथ साथ हैं का नारा लगाकर सूबे में सरकार तो बना ली, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों दलों के बीच मनमुटाव पैदा कर रही हैं। यहां तक कि दरार अब कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह भी बन रही है। लंबे समय से सूबे में मंत्रिमंडल को नया रूप नहीं दिया गया है। दरअसल दोनों दलों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर बात अटकी हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों दलों में बंटवारे को लेकर ही तकरार चल रही है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में हमने ज्यादा सीटें हासिल की हैं, तो हमें मंत्री पद भी ज्यादा मिलने चाहिए। वहीं नीतीश इससे इनकार कर रहे हैं।
इस रस्साकशी के बीच अब सियासी गलियारों में खबर है कि 50-50 फॉर्मूले के साथ साथ बीजेपी जेडीयू के पास मौजूदा विभागों में से ही अपने अपने कोटे के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करेंगे। माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में जो मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें बचे हुए 22 मंत्री पदों में से बंटवारा होगा। इस लिहाज से अगर 50-50 फॉर्मूले के तहत बंटवारा होता है तो बीजेपी और जेडीयू के बीच 11-11 मंत्री बन सकेंगे। अब इस फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लग सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूद मंत्रिमंडल के रूप को देखें तो बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 मंत्री ही बचे हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। वहीं बिहार के 44 विभाग हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 21 तो जेडीयू के पास 20 विभाग हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 2 और विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी के वीआईपी के पास 1 विभाग की जिम्मेदारी है। कैबिनेट के रूप के हिसाब से इस वक्त बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, लेकिन अब जेडीयू बराबर की हैसियत चाहती है। अब देखना होगा कि बिहार में मंत्रिमंडल को कौन सा रूप मिलता है। बिहार में मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय होता दिख रहा है। जल्दी ही नए मंत्री शपथ भी ले सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन महंगाई को लेकर जरूर पूरे देश में चिंता बनी हुई है, जो कम होती नहीं दिख रही। और अब सरकार के एक फैसले से जनता की मुश्किल और बढ़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। खाने के सामान से लेकर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बजट की तरफ लोग टकटकी लगाए बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि सरकार कुछ राहत देगी, मगर इस बजट के सामने आने के बाद जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। गैस सिलेंडर से लेकर तेल के दाम एक बार फिर आसमान पर पहुंच गए हैं। कई दिनों तक शांति रहने के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए 20 पैसे और डीजल 83 रुपए 67 पैसे, चेन्नई में 89 रुपए 13 पैसे और डीजल 82 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। इसके लिए दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 745 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर, मुंबई में 710 और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलेंडर देना होगा। दामों में ये इजाफा मोदी सरकार के सख्त फैसलों की वजह से किया गया है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगा दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। मगर आसमान छूते दाम बयां कर रहे हैं कि लोगों को बजट से बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत के लोकतंत्र पर उठते सवाल की। हमें अपने लोकतंत्र पर अभिमान है, लेकिन क्या हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं? कुछ समय से हमारे लोकतंत्र पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसकी तस्दीक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने की है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसकता जा रहा है। आजाद आवाज को खामोश किया जा रहा है। भारत अब तक दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर रहा था। रहने की आज़ादी, हुकूमत से हक मांगने की आज़ादी, निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी देश में हर किसी को थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से आज़ाद आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र के स्तंभों की नींव हिलने लगी है। यही वजह है कि लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत अब पिछड़ गया है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग के 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसला है। भारत को पिछले साल 6.9 अंक मिले थे, जो अब घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। 2014 में भारत 7.92 अंक के साथ 27वें स्थान पर था। EIU के ताजा सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा का नंबर है। इस सूचकांक में 167 देशों में से 23 को पूर्ण लोकतंत्र, 52 को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 को मिश्रित शासन और 57 को सत्तावादी शासन के रूप में बांटा गया था। भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर बांटा गया है। मनमोहन के राज में देश 27वें पायदान पर था, लेकिन अब भारत ने 50 के आंकड़े को पार करके 53वां स्थान हासिल किया है।
ये आंकड़े मनमोहन और मोदी के राज में फर्क को साफ बयां करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं कि क्या देश में खत्म हो रहा है लोकतंत्र। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।